हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सविता और मोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक चलता है। कुछ समय बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो एक दिन किचन में स्वाति गैस पर गर्मी में रोटी बना रही होती है कि तभी वहाँ पीछे से मोहित आकर स्वाति को पकड़ लेता है। जैसे ही वो स्वाति को पकड़ता है तुरंत स्वाति मोहित को धक्का देते हुए बोलती है, क्या है, पीछे से हटो, दिखाई नहीं दे रहा, मैं रोटी बना रही हूँ। अरे तुम तो ऐसे काम करते हुए और भी ज्यादा हसीन लगती हो, और ऐसी हसीन बीवी पर प्यार तो आएगा ही ना। ज्यादा ना चिकनी चुपड़ी बातें मत करो और तुम दूर हटो। वैसे ही इतनी गर्मी में पसीने पसीने हो रही हूँ मैं। ओए हाय वाइफ, तुम तो पानी पानी हो गई। आओ मैं तुम्हारा पसीना साफ कर दूं। तुम्हें मेरी मदद ही करनी है ना, तो ये लो बेलन और बनाओ रोटी गर्मी में, तब पता चलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारा पसीना साफ करने के लिए बोल रहा था। बहुत रोमांटिक हो रहे थे ना, अब करो रोमांस, बनाओ रोटी, मैं चली, मुझे और भी काम है। यार तुम कितनी अनरोमांटिक हो गई हो। यार तुम्हारा पति हूँ मैं, तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए आया था और तुम मुझसे रोटी बनवा रही हो। हाँ हूँ मैं अनरोमांटिक, बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें इस गर्मी में, तो जाओ अब बनाओ रोटी। इतना बोलकर स्वाति मोहित से रोटी बनवाने लगती है और खुद वहाँ से चली जाती है। और बेचारे मोहित के प्यार भरे अरमानों पर रोटी और बेलन की मार पड़ जाती है। ऐसे ही गर्मी के गुजरते दिनों के साथ एक शाम मोहित स्वाति को लेकर बाहर डिनर पर जाता है और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद मोहित और स्वाति आइसक्रीम खाते हैं, जिस पर मोहित बोलता है, अरे इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही आ जाता है। हाँ लेकिन पता नहीं इस गर्मी में कैसे लोग एक दूसरे से चिपक लेते हैं। आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। दूर रहो तुम तो, और पास भी मत आना, वैसे भी तुम भी पसीने हो रहे हो। तुम्हें पता नहीं क्या ही दिक्कत है, यहाँ तुम्हारा पति रोमांस करने के बहाने ढूंढता रहता है और तुम हो कि गर्मी गर्मी करती रहती हो। सच में इस गर्मी में तुम्हारे जैसी अनरोमांटिक बीवी सारे मूड की ऐसी तैसी कर देती है। इतना बोलकर दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं कि तभी आइसक्रीम खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम स्वाति के होठों के पास लग जाती है और मोहित उसे अपने हाथों से साफ करता है, जिस पर स्वाति गुस्से में कहती है, क्या है तुम्हें, क्यों इतनी गर्मी में हाथ लगा रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे मुंह से आइसक्रीम ही हटा रहा था, वरना मक्खी लगती। तुम भी ना, ठंडी ठंडी आइसक्रीम से कम थोड़ी देर तक ठंडक तो रहती है ना। तुम्हें बोलने में तो गर्मी नहीं लग रही है ना? अभी टच कर दूं? तब तो बड़ी जल्दी पसीना आने लगता है। तो ये तो छोटे बच्चे को भी पता है, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो गए हो, फिर भी समझ नहीं आता तुम्हें। फालतू में चिपकने के बहाने ढूंढते हो इस गर्मी में। क्या यार, तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। कभी तुम्हें गर्मी लगती है तो कभी पसीने की बदबू। चलो अब घर पर, यहाँ गर्मी में खड़े होकर बहस कर रहे हो। दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। कई दिनों तक इसी तरह चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मोहित ऑफिस से थका हारा घर आता है और पसीने में लथपथ स्वाति को अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जिस पर स्वाति मोहित को चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, कितनी बदबू आ रही है, दूर हटो और जाओ पहले नहा कर आओ। क्या यार स्वाति, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम मुझे दूर ही कर देती हो। हाँ तो अपनी हालत देखो ना, इंसान पानी से नहाता है, लेकिन तुम तो पसीने से नहा कर आए हो और मुझसे चिपक भी रहे हो। दोनों की आवाज सुनकर वहाँ पर मोहित की माँ सरिता आती है और दोनों को ऐसे देखकर कहती है, अरे तुम कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ाई कर रहे हो? अब तुम दोनों की शादी हो गई है, कम से कम अब तो थोड़े बड़े हो जाओ। सासू माँ आप ही समझाओ ना इन्हें, देखो ना कितने पसीने हो रहे हैं। मैंने नहाने के लिए क्या बोल दिया, उसमें भी इनको गलत लग रहा है। तुम्हें तो हर वक्त ही गर्मी लगती है। अब इंसान बाहर से आया है तो पसीने तो आएंगे ना। पसीने आ रहे हैं तभी तो बोला कि नहा लो, खुद को थोड़ा साफ कर लो। अभी तो इतनी बदबू मार रहे हो, कोई तुम्हारे पास बैठना तो क्या, तुम्हारे पास से गुजरना भी गवारा ना समझे। गर्मी तो बस तुम्हारे लिए ही आई है ना, गर्मी है तो पसीना बदबू तो आएगी ही। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? मैं यहीं खड़ी हूँ फिर भी तुम लोग लड़े जा रहे हो। और बहू ने क्या गलत बोल दिया? तुझे नहाने के लिए तो बोला था, और बहू तू थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकती थी क्या? यही बात तो मैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो मैंने बोला है पहले वो जाकर करो। बहू तू जाकर खाना बना और मोहित तू जाकर पहले नहा ले। मोहित कमरे में जाकर नहा कर आता है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। वहीं मोहित कमरे में जाकर बिस्तर पर स्वाति को धीरे से अपनी ओर खींचता है और बोलता है,
अब तो मैं तुम्हारे लिए नहा भी लिया, अब तो पास आ जाओ। तुम नहा लिए तो क्या अब पसीने बंद हो गए? इतनी गर्मी हो रखी है, कुछ ना भी करो तो भी पसीने आते ही रहते हैं, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ, दूर रहो। आज तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ। आज तुम कोई भी बहाना बना लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उसका। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। तुम यहाँ बैठकर भजन करो, मैं तो जा रही हूँ माँ जी के कमरे में, वहीं चैन से सो जाऊंगी। यार ऐसे थोड़ी होता है, तुम इतनी अनरोमांटिक कैसे होती जा रही हो? क्योंकि ये गर्मी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी मुझे टच करे तो मुझे चिढ़ होने लगती है, और तुम तो मुझसे कुछ बोलो ही मत। मैं जा रही हूँ माँ जी के कमरे में। इतना बोलकर स्वाति सरिता के कमरे में चली जाती है और सो जाती है। इसी तरह रोज रोज स्वाति गर्मी की वजह से अपने पति को खुद से दूर भगा देती। ऐसे ही मोहित ऑफिस में होता है तो वहाँ उसका दोस्त दीपक उसके पास आकर बोलता है, और भाई शादी के मजे ले रहा है ना? क्या मजे। मेरी बीवी जी को तो गर्मी इतनी लगती है कि पास जाने से पहले ही दूर भगा देती है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जब तक गर्मी नहीं जाएगी तब तक मेरी गाड़ी रुकी रहेगी। तो इतनी सी बात के लिए गाड़ी क्यों रोक रहा है? एसी लगवा दे और मजे कर। हाँ, लेकिन एसी का खर्चा और मेरी जेब दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं ना। कोई नहीं, एसी को बस रात में ही इस्तेमाल करो, फिर तो कम ही बिल आएगा और तुझे रात का आराम भी मिल जाएगा। बात तो तू सही बोल रहा है, चल देखता हूँ कि कहीं से जुगाड़ी हो जाए। ठीक है भाई। दीपक की बात मानकर मोहित अपने कमरे में एसी लगवा लेता है और लगवाने के बाद रात में जब मोहित और स्वाति कमरे में होते हैं तो मोहित बोलता है, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? आपने मेरे लिए ये एसी लगवाया? नहीं, अपने लिए लगवाया है। तुम तो गर्मी गर्मी करते हुए भाग जाती हो, मेरी तो सोच लिया करो। फिर अब एसी लगवा ही लिया है तो और क्या सोचना। मोहित जैसे ही स्वाति को अपनी बाहों में भरता है कि तभी तुरंत बिजली चली जाती है और स्वाति मोहित को दूर करते हुए कहती है, लो हो गया काम। एसी क्या लाए तुम, अब तो यहाँ पंखे की हवा भी नहीं आ रही। तुम मुझे क्यों बोल रही हो? मैंने थोड़ी ना बिजली भगाई है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, हटो, मैं छत पे जा रही हूँ। इतना बोलकर स्वाति छत पर चली जाती है और थोड़ी देर में मौसम बहुत सुहाना होता है, जिसके बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के साथ मौसम गर्मी को भगा के ठंडक का एहसास देने लगता है और स्वाति नीचे मोहित के पास जाकर बोलती है, देखो ना, अब मौसम कितना अच्छा हो गया है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अब क्या तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? ये क्या है, अब मैं रोमांटिक हो रही हूँ तो आपका रोमांस कहाँ गया? मेरा मन नहीं है, मुझे सोने दो। अरे ऐसे कैसे, आप जो इतने टाइम से पीछे पीछे आ रहे थे तो अब कैसे जाने दूं? आओ चलो छत पर चलते हैं, बहुत अच्छी बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। इतना बोलकर स्वाति मोहित को अपने साथ छत पर ले जाती है और दोनों बारिश में बहुत मजे करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भीगते हुए कमरे में आते हैं और स्वाति रोमांटिक अंदाज में मोहित को अपनी बाहों में भर लेती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रोहित अपनी बीवी नैना को बाइक पर बिठाकर घर ला रहा होता है कि तभी वो बाइक को साइड में रोककर अपनी बीवी से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? दाओ ना, मेरा फेवरेट दाना दाना तीत है। ठीक है। नैनो की जो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो नैना जाने हैं। दिल की बातें दिल। बत लाने दो, जब तक आप गाने थी 8 लाइन खत्म तले ना तब तक तुम दल पहुंच देंगे। तुम बोलना क्या चाहती हो? तो मोही अतले ताने दी तो बात है। और तुम भी तो तोतली हो। अगर छोटे पे ही चिड़िया का झूठा पानी पिया होता तो आज तोतली न होती। चलो, मैंने तो तिलिया का दूधा पानी नहीं पिया, पर तुम बताओ ना, तुम्हारी गाड़ी इतना रुक रुक करके चलती है। नैना की ये बात सुनकर रोहित को गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट करके उसे घर ले जाता है। उसे ऐसे गुस्से में देखकर नैना की सास किरण उससे बोलती है, करमजली, अब तूने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा बच्चा
गुस्से में है। मैंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने इतने अच्छे गाने की दद्दियां उड़ा दी। मैंने तो बस इनको दाना दाने से मना दिया था। इतना बोलकर नैना मुंह बनाकर घर के पास वाले गार्डन में जाकर बैठ जाती है कि तभी कुछ गुंडे वहां आकर उसे कंबल में लपेटकर अपने साथ एक खंडर में ले जाते हैं, जहां वो उसके हाथ पैर बांधकर उसे बिठा देते हैं। उसमें से एक गुंडा उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है और फिर गुंडे को देखते ही नैना उससे बोलती है, अले तुम तो गुंडे नहीं गुंदी हो गुंदी। हाँ, हम दुंदे नहीं दुंदी है दुंदी। और मेरा नाम है तोता और ये है दुंदी डोन, इनका नाम है तोयल। मैं तोती गुंदी हूँ, क्या समझी? अत्था इंडिया अपुन से दलता है क्योंकि अपुन का नाम तोयल है, तोयल। अले वाह, पूरा शहर डलता है तुमसे। फिर तो मेरे तातुमा और मेरे पति भी डलेंगे तुमसे। बढ़िया है, चलो जल्दी से उन दोनों तो भी यहाँ बुला लो। मैं तुम्हारा नाम तोता है और तुम्हारा नाम कोयल है, तो तुम दोनों तोतले हो मेरी तला। तुम्हारी आवाज तो मीठी मीठी होनी चाहिए थी ना। ए तुप्तर, दादा तबार दबाव नहीं तलना, थमदी तलब जल्दी दे नंबर दे पे पति था। नैना खुशी खुशी उन गुंडियों को रोहित का नंबर दे देती है। गुंडी तुरंत रोहित को फोन करके उससे बोलती है, हेलो तियाने, अपनी बीवी ते प्यार तलता है ना तो जल्दी ते ठंडाले वाले ठंडल में आदा, नहीं तो तेली बीवी ते नाम ते आदे लगेगा स्वर्गवाती। क्या ठंडा? दीदी उसको अपने पास ही रख लो और आप चाहो तो उसके नाम के आगे तो क्या उसके नाम के पीछे भी स्वर्गवासी लगा देना। बहुत तंग करती है वो मुझे। रोहित की बातें सुनकर गुंडी डॉन अपने हाथों में फोन ले लेती है और उससे कहती है, क्यों बे, तेरे को तेरी बीबी ते प्यार नहीं, पल माँ ते तो है। माँ से तो बहुत प्यार है। ठीक है, अगर तू कल तीत लात नहीं लेकर आया ना तो तेरी माँ को मैं उतवा लूंगी, समझा? और ये कहता पति है तेरा जो तुझसे प्यार भी नहीं करता। अपनी माँ का नाम सुनते ही रोहित डर जाता है और अगले ही दिन पैसों का इंतजाम करके अपनी माँ के साथ खंडाला वाले खंडर में पहुँच जाता है और फिर बोलता है, पहले मेरी बीवी माँ को मुझे सौंपो, तभी पैसे दूंगा। हमने तेली बीवी तो पतला है, तेली माँ तेले पीते है, तेला बैठ दे। अरे पहले मेरी बहू तो दे। ए बुलिया, तू हमारे सामने त्यानी बनेगी, अब भी यही तरह भेदा तोड़ दूंगी मैं, समझी? अले आप तब तो दलत प्रेमी होली है, मैं तो बचपन से ही तोतली हूँ और अतली भी। अले अले मेरा तानदान ही तोतला है, इसलिए मैंने बहू भी तोतली ढूंढी है। पर तेरा बेटा तो तोतला नहीं है। वो तो मैं मायते वाले तानदान की बात कर रही हूँ, ये तो मेरा ततुलाल का है। अरे मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज मेरा हाथ तोड़ दो ना। ए तू अपना ये फिल्मी नाटक ना बंद कर और तू उनको उनकी बहू दे और उनसे बैग ले। गुंडी बिल्कुल ऐसा ही करती है और पैसों का बैग लेकर नैना को उनके हवाले कर देती है। नैना, रोहित और उसकी सास वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी नैना उनके पास आकर बोलती है, अले तू ता गुंदी बने दी तोमल, हमें ऐसे ही दाने दे लिया। अरे कम से कम एक बार पैसे तो तय कर ले। इतना बोलकर नैना एक बार फिर से अपनी सास और अपने पति के साथ जाने लगती है कि तभी तोता और कोयल पैसों का बैग खोल कर देखते हैं, जिसमें पैसों के बदले ब्लैंक पेपर्स रखे होते हैं। ये देखते ही कोयल उनको रोकने के लिए बोलती है तो तोता तुरंत उनके आगे बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर नैना खुशी से बोलती है, एक गुंदी दोन, इस गुंदी तक को तीक ले, देख ले इसने कितने एक्शन से रोका है हमें। नैना ये क्या कर रही हो? तुम करो आप दोनों तो बैठे भी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते और आप दोनों से अति तो ये गुंदिया है। मादी आपको पता भी है, इन्होंने मुझे टमोटा और चाउमीन भी खिलाए और मेरा फेवरेट गाना भी गाया। अले तो तुप्तल दुंदी तोयल, एक लात बहुत कम होते हैं पैसा जमा करने के लिए, लात को बैंक बंद होता है ना। और
आपको तो पता है ना कि बैंक का प्रोसेस कितना लंबा होता है। रोहित की बातें सुनकर तोता उन्हें 3 दिन का टाइम देकर जाने की इजाजत दे देती है, जिस पर एक बार फिर से नैना अपने सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है और उनसे कहती है, ता गुंदी तुम भी आती हो? अरे अगर तुम दोनों हम तीनों तो दाने दोगी तो क्या गारंटी है कि मेरा पति पैसे लेके वापस आ जाएगा? बोलो बोलो। बहुत ये सही बोल रही है। तो एक काम तलो, इत बुलिया और इसकी बीबी को यहीं पे रख लो और इस लड़के को दाने दो पैसों का इंतजाम करने के लिए। कोयल तोता मेरी माँ को छोड़ दो, उनके बदले मुझे रख लो। नहीं तोता, अगर तुमने इनमें से किसी को भी याद रखा ना तो मैं तली दाऊंगी। अले वाह, तू यहाँ लेते ऐ तले, अल मैं अपने बेटे ते ताज मिलते पैसे का इंतजाम करूँ। तोता तू अब माँ बेटे तो लत ले, अल पैसे का इंतजाम ये तले दी। उन तीनों को आपस में एक दूसरे से लड़ता देखकर तोता उनके आगे हार मान जाती है और वो तीनों को छोड़ देती है। दोनों सास बहू बाहर आकर भी कार की फ्रंट सीट पर बैठने के लिए लड़ने लगती है, पर गंदी सीट देखकर नैना अपनी सास को बैठने देती है। किरण के बैठते ही नैना उससे कहती है, अरे तातुमा सीट ताप कर लो, ताप। क्या ताप? अले ताए ताप। मैं बोल रही थी सीट साफ कर लो, साफ। अब तो साफ हो गई, अब तो मैं ही बैठूंगी। हाँ तो अब तोतली ते बेदा। इतना बोलकर नैना तुरंत कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और किरण ना चाहते हुए भी पीछे बैठती है और उन दोनों सास बहू को लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और इस तरह एक साथ लड़ते झगड़ते वो लोग खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये तोतली बहू और हकले पति की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा परिवार? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। सुरेश रात में ऑफिस से थका हारा अपने घर आता है और उसके घर आते ही निकिता उस पर पिलो फेंक कर उससे बोलती है, आप ना मुझसे प्यार नहीं करते हो बिल्कुल भी। कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी जान हो ना, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? सब कुछ, जो तुम बोलो। तुम्हारी विश को पूरा करने के लिए मुझे खुद को बेचना पड़े तो मैं वो भी कर दूंगा, पर तुम्हारे चेहरे से कभी मुस्कान नहीं जाने दूंगा। ये तुम्हारे सुरेश का तुमसे वादा है। सुरेश का ये प्यार देखकर निकिता की सारी नाराजगी दूर हो जाती है और वो उसे गले लगाकर उससे कहती है, आपको पता है आज मैं मॉल गई थी और वहाँ मुझे रिया मिली। अच्छा, तो बताओ क्या हुआ? वो बोल रही थी, निकिता बेबी ये देख कैसा है। यार ये तो बहुत अच्छा है और बहुत महंगा भी लग रहा है। अरे नहीं, ज्यादा महंगा नहीं है, ये तो बस यही कुछ 5-6 लाख का है। फिर तो सही है यार। वैसे तो ये इयररिंग देख रही है पूरे 12 लाख के हैं, डायमंड के जो हैं, और तुझे तो पता ही है कि डायमंड का प्राइस कितना हाई होता है। ओह नो, मैं तो लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। सुरेश आते ही होंगे घर पर। वो क्या है ना, आज हमारी फ्लाइट है। फ्लाइट? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इन्हें कुछ काम है और ये अकेले जाना नहीं चाहते। वो इतना शो ऑफ कर रही थी मेरे सामने तो मैंने भी कर दिया। अपनी बीवी की ये बचकानी हरकतें देखकर सुरेश को हंसी आ जाती है, जिसके बाद दोनों खाना खाते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। गुजरते वक्त के साथ साथ निकिता की ये बचकानी हरकतें भी बढ़ती जाती है और ऐसे ही एक दिन उसकी फ्रेंड आकांक्षा का उसे कॉल आता है। क्या यार, शादी के बाद तो तू भूल ही गई है, कभी मिल भी लिया कर। यार ऐसे कोई बात नहीं है, बस अभी फ्री हुई हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बोल कब मिलूं? ठीक है, तो फिर मिलते हैं कैफे में। आकांक्षा से बात करने के बाद निकिता अच्छे से बन ठन कर उससे मिलने के लिए कैफे चली जाती है, जहां आकांक्षा के साथ उसका एफबी पर मिला दोस्त निखिल भी साथ होता है। निकिता को देखते ही निखिल को निकिता पसंद आ जाती है। वहीं आकांक्षा उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसकी हाई प्रोफाइल देखकर निकिता मन ही मन बोलती है, वाओ कितना रिच लड़का है, काश ये मेरा फ्रेंड होता यार। हेलो मैडम, कहाँ खो गई?
वैसे ये गुच्ची का बैग कितने का लिया? काफी अच्छा लग रहा है। ये बैग तो मैंने शोरूम से लिया है। अब तुम्हें तो पता ही है कि गुच्ची बराटा के बैग कितने महंगे होते हैं, पर मुझे ये सही प्राइस में मिल गया, अराउंड कुछ 2000 में। ओह, वैसे कौन से शोरूम से लिया था तूने? मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, मुझे यही पास वाली मार्केट के मॉल में जाना है, वरना सुरेश कहेंगे कि तुम तो मेरे लिए शॉपिंग ही नहीं करती, शॉपिंग के मामले में कंजूस हो। निकिता अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी निखिल कहता है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो मैं आपको अपनी कार से छोड़ देता हूँ। उसकी बातें सुनते ही निकिता तुरंत उसके साथ कार में बैठ जाती है और दोनों पूरे रास्ते हंसते हुए एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। निखिल उसको मार्केट तक छोड़कर वहाँ से चला जाता है और निकिता कोई शॉपिंग ना करके मार्केट में सब्जियाँ लेने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड आकांक्षा उसके पास फोन करती है और उससे बोलती है, अच्छा सुनना यार, तू अभी मॉल या शोरूम में ही है ना, तो मेरे लिए कुछ ले लेना, अपनी फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। यार मैं ले तो लेती, पर वो क्या है ना कि मैं घर आ गई और वैसे भी वहाँ मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मेरे पति को हर चीज बहुत ही एक्सपेंसिव चाहिए होती है। निकिता की बातें सुनकर उसका मुंह बन जाता है और वो फोन रख देती है। उसका फोन रख देने के बाद निकिता अपने पर्स में सब्जियों का थैला निकालकर वहाँ से कम दामों पर सब्जियाँ लेकर वापस घर लौट जाती है। घर जाते ही उसके फोन पर निखिल का मैसेज आता है और वो अपना सारा काम धाम छोड़कर उससे बात करने लगती है। उनके बीच बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि निखिल को अब उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसके पास शो ऑफ करने के अलावा कुछ भी नहीं है। निखिल इस चीज का फायदा उठाता है और उसके दिल में अपने लिए जगह बना लेता है। ऐसे ही एक दिन सुरेश ऑफिस से घर आता है और निकिता उससे बोलती है, ये देखिए मूवी की टिकट, चलिए ना देखने चलते हैं। तुम्हारे पास ये मूवी की टिकट कहाँ से आई? अरे ये टिकट निखिल ने खरीदे थे उसके और मेरे लिए, पर उसे कोई जरूरी काम आ गया तो वो आ नहीं पाया। अब ये टिकट के पैसे बर्बाद न जाए, इसके लिए हम दोनों तो मूवी देखने जा ही सकते हैं। ये निखिल कौन है और तुम पर इतना मेहरबान क्यों है ये? निकिता उसे निखिल के बारे में सब बता देती है, जिस पर सुरेश गुस्से में उससे बोलता है, उस इंसान से दूर हो जाओ और अगर नहीं हो सकती तो मुझसे हो जाओ, पर अब तुम्हारा शो ऑफ और लालच मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सब बोलकर सुरेश गुस्से में अपने कमरे में जाकर भूखे पेट ही सो जाता है। पर निकिता अपने पति को मनाने के बजाय निखिल से बात करने लगती है, तो वहीं निखिल उसे उसके पति के खिलाफ भड़का देता है, जिसके बाद वो सुरेश और निकिता के बीच दरार पैदा करता है। सुरेश और निकिता के बीच इतनी ज्यादा बात बढ़ जाती है कि वो अपने पति से डाइवोर्स तक ले लेती है और कुछ ही दिनों में निखिल से शादी करने का फैसला करती है और अपने पति के पास आकर उसे अपनी शादी का कार्ड देते हुए बोलती है, ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, और हाँ टाइम से आ जाना और देख लेना, जिसे आप मेरा शो ऑफ बताते थे ना, वो मेरा शो ऑफ नहीं बल्कि मेरी खुशियाँ हैं, जिन्हें आप कभी पूरा ही नहीं कर सके। मुझे अपने शो ऑफ का हिस्सा मत बनाओ। और रही बात खुशियों की, तो मैंने हमेशा तुम्हें खुशियाँ दी हैं और आज भी निखिल से शादी करने की खुशियाँ मैंने ही तुम्हें दी हैं। अपने पति की बातें सुनकर उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती है कि तभी अचानक सुरेश के कानों में मंत्र पढ़ने की आवाजें आती हैं और वो खुद को एक शादी के समारोह में पाता है, जहाँ वो देखता है कि आकांक्षा निकिता को शादी के मंडप में ला रही होती है। सुरेश एक बेबस और लाचार आदमी की तरह अपनी बीवी की शादी में खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर बैंक वाले कुछ लोग और साथ में पुलिस वाले भी आते हैं और उनके आते ही निखिल के हाथों में वो लोग हथकड़ी पहनाकर उससे बोलते हैं, बहुत शो ऑफ कर लिया बैंकों के पैसों से, अपना ये झूठा ऐशो आराम दिखाकर अब जेल के ऐशो आराम भी देख लो, क्या पता तुम्हें पसंद ही आ जाए। बैंक से करोड़ों का लोन लेकर भागने की सोच रहे थे, तुम्हें क्या लगा शहर बदल लेने से तुम भाग जाओगे? मैडम जी, जिससे आप शादी कर रही हैं ना, वो एक नंबर का फ्रॉड है, इसको सॉल्व करने का बहुत शौक है, अब निकलेगी इसकी सारी हेगड़ी जेल में। निखिल की हकीकत जानकर निकिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने पति से माफी मांगती है
सुरेश भी बिना किसी शिकायत के अपनी बीवी को माफ कर देता है और अब निकिता भी शो ऑफ करना हमेशा के लिए बंद कर देती है। साथ ही अपने पति के साथ खुशी खुशी घर में रहने लगती है। तभी कुछ दिनों के बाद उसके पास आकांक्षा की शादी का कार्ड आता है और वो दोनों पति पत्नी आकांक्षा की शादी में जाकर खूब एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शो ऑफ करने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।